हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल GIC टेक्निकल कैंपस। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और ये लेक्चर 1 है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ लेक्चर 1। आज हम डिस्कस करेंगे एरर एनालिसिस और हम बिल्कुल बेसिक्स और फंडामेंटल्स को डिस्कस करते चलेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिससे आपको टॉपिक को समझने में और आसानी होगा और एक अच्छा फील आएगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है आज। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस के नाम में एरर इटसेल्फ, एरर होता क्या है, मेजरमेंट के टर्म्स में हम एरर को कैसे डिफाइन करते हैं, इसका डेफिनेशन एक छोटा सा है वो हम देख लेते हैं और मैं लिख ही देता हूँ बोर्ड पे डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज the deviation in the measurement of measured value to the true value। यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है मेजर्ड वैल्यू क्या होता है और सेकंड है ट्रू वैल्यू क्या होता है। मैं आपको ये दोनों चीज़ें डिस्कस करूँगा कि मेजर्ड वैल्यू क्या है और ट्रू वैल्यू क्या है। मेजर्ड वैल्यू वो है कि अगर हम किसी एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को अगर हम मेज़र कर रहे हैं थ्रू सम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, अगर मेज़र करके उसकी वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं तो दैट वैल्यू इज़ नोन एज मेजर्ड वैल्यू। और ट्रू वैल्यू हम अगर लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अगर रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस को किसी मैन्युफैक्चरर ने डिज़ाइन किया है तो अगर उसने उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेंशन किया है तो वो वैल्यू ट्रू वैल्यू है। उसके अलावा ट्रू वैल्यू वो वैल्यू है जो हम जनरल फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स कि अगर रेजिस्टेंस का फार्मूला ρL/A है और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो वो भी ट्रू वैल्यू होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेजर्ड वैल्यू क्या है। और मेजरमेंट टेक्निक्स। मेजरमेंट टेक्निक कहने का मतलब हुआ अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को व्हीटस्टोन ब्रिज के मेथड से या एमीटर वोल्टमीटर के मेथड से अगर कैलकुलेट करेंगे तो भी जो वैल्यू हमें रेजिस्टेंस की मिलेगी वो मेजर्ड वैल्यू होगी। और ट्रू वैल्यू क्या हो गया? ट्रू वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय जनरल फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर हम एरर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरर इज गिवन एज डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। और इसी एरर का नाम हम एब्सोल्यूट एरर भी देते हैं, स्टैटिक एरर भी होता है और लिमिटिंग एरर भी इसको हम बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें ये देखने को मिलता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है उसके नाम बहुत सारे हो सकते हैं और ट्रू वैल्यू के भी नाम बहुत सारे होते हैं। तो हम थोड़ा सा एक ग्लांस देख लेते हैं कि कौन से वैल्यू, कौन सा नाम मेजर्ड वैल्यू के लिए यूज़ होता है और कौन सा नाम ट्रू वैल्यू के लिए यूज़ होता है। तो हम अगर यहाँ पे लिख देते हैं इसको, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहाँ पे जो मेजर्ड वैल्यू है इस मेजर्ड वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं और इंडिकेटिंग वैल्यू भी बोलते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हमने कोई एक इंस्ट्रूमेंट लिया और इस इंस्ट्रूमेंट मान लिया जाए कि ये यूनिफॉर्म स्केल का इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पे हमने पॉइंटर रखा है और ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होकर के कुछ इस वैल्यू को अगर शो कर रहा है,
इसका मतलब क्या है, ये पॉइंटर इंडिकेट कर रहा है इस पर्टिकुलर वैल्यू को। अगर ये पॉइंटर पर्टिकुलर वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स ये कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र कर रहा है, और अगर ये उस क्वांटिटी को मेज़र कर रहा है, दैट मीन्स वो एक्चुअल वैल्यू को शो कर रहा है या फिर वो इंडिकेट कर रहा है दैट पर्टिकुलर वैल्यू को। तो मेजर्ड वैल्यू का नाम हम इंडिकेटिंग वैल्यू भी बोलते हैं इसको, और एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। तो अब से कभी भी क्वेश्चन में अगर एक्चुअल वैल्यू और इंडिकेटिंग वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो आप तुरंत ये रेफर करोगे कि हाँ यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के नाम क्या हो सकते हैं? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमें पहले से एक्सपेक्टेड है, मुझे पता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट से के थ्रू मैं अगर मेज़र करा रहा हूँ पर्टिकुलर क्वांटिटी, जैसे कि करंट को अगर मैं मेज़र करवा रहा हूँ और करंट की वैल्यू लेट से कि मेज़र करने के बाद यहाँ पे 2 एम्पियर आई, तो ये वैल्यू जो है मेरा मेजर्ड वैल्यू है। लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू पहले से मुझे पता है कि हाँ मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये डिवाइस जो है वो 3 एम्पियर मुझे रीड करके देगा, बट ये एक्चुअली दे रहा है 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर क्या है, यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू है, और जो 3 एम्पियर जो मैंने एक्सपेक्ट किया है दैट इज द ट्रू वैल्यू, ठीक है। इसलिए ट्रू वैल्यू का नाम हम लिखते हैं रेटेड वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, आइडियल वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो अब से कभी भी एग्जाम में अगर ये आता है कि हम रेटेड वैल्यू पूछना चाह रहे हैं, या नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है, या आइडियल वैल्यू दिया हुआ है, या एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया हुआ है, तो ये सारे वैल्यूज़ किसको रेफर करते हैं? ट्रू वैल्यू को रेफर करते हैं। ये मेरे हिसाब से बहुत क्लियर हो गया होगा। अब हम डिफाइन करते हैं कि कुछ पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं जिसके थ्रू हम कैलकुलेशन करेंगे, और ये बहुत ही बेसिक्स है मेरे हिसाब से। मेजर्ड वैल्यू आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मेजर्ड वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा हमें कि हम मेजर्ड वैल्यू किसको रेफर कर रहे हैं और ट्रू वैल्यू किसको रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यू ऑल हैव नोटेड दिस एंड विल जस्ट go to the other points and define some parameters through which we will calculate this kind of errors, right? सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो डेल से होता है। अगर हम कोई एमीटर लेते हैं और एमीटर का अगर हम एब्सोल्यूट एरर मेज़र करते हैं तो इसको हम लेट से कि डेल ए से डिनोट कर सकते हैं। और ऑलरेडी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने बोला हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो ए एम माइनस ए टी, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर। बिल्कुल फॉर्मूले को ऐसे देखना है कि हमने फॉर्मूला रटा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि डेफिनेशन से डेविएशन चाहिए मुझे मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में। मेजर्ड वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कि अगर हम मेजरिंग टेक्निक से मेजर्ड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर हम फॉर्मूले से निकालते हैं तो वो वैल्यू ट्रू वैल्यू है। कोई एक इंजीनियर किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिज़ाइन कर रहा है, कोई भी सम अदर क्वांटिटी अगर डिज़ाइन हो रही है और उसके वैल्यू को किसी मैन्युफैक्चरर ने लिस्ट किया है, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू जो होती है वो होती है ट्रू वैल्यू। और जो वैल्यू हम मेजर करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से ड्यूरिंग आवर एक्सपेरिमेंट, दैट वैल्यू इज नोन एज द मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इट्स वेरी क्लियर है। इसके बाद आता है सेकेंड, दैट इज रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर। इसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और जो एप्सिलॉन होता है यहाँ पे दैट इज गिवन एज एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। इसको हम नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं, इसको हम रेटेड वैल्यू भी बोल सकते हैं, इसको हम आइडियल वैल्यू भी बोल सकते हैं, इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोल सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से ये क्लियर किया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, बट फिर भी कन्फ्यूज़न होता है, तो आई विल जस्ट, मैं बस थोड़ा सा डिटेल दूंगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑलरेडी क्या है, अगर हमने कोई एक मीटर लिया है और इसका यूनिफॉर्म स्केल है
और इस स्केल पे हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, अगर हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू 3 एम्पियर है और मेज़र हो रहा है यहाँ पे आकर के 2 एम्पियर, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो दिस 2 एम्पियर इज़ मेजर्ड वैल्यू, और ये जो 3 एम्पियर जो है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज़ ट्रू वैल्यू। और हम इस हिसाब से रिलेटिव एरर निकालते हैं। तो रिलेटिव एरर को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ए दैट इज़ ए एम माइनस ए टी अपॉन ए टी। दिस इज़ एब्सोल्यूट, दिस इज़ रिलेटिव एरर, और इसको हम 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब एक टर्म आता है करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर क्या होता है, ये होता है ट्रू वैल्यू अपॉन मेजर्ड वैल्यू। अगर करेक्शन फैक्टर का रिलेशनशिप हम रिलेटिव एरर के से निकालना चाहें तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं, और हम कैसे रिलेट करेंगे, हमें ये पता है यहाँ पर जो रिलेटिव एरर है वो एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू ए एम माइनस ए टी अपॉन ए टी है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए एम अपॉन ए टी माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू ए एम अपॉन ए टी प्लस 1 इक्वल टू एप्सिलॉन ए। और यहाँ से हम ए एम अपॉन ए टी को, सॉरी 1 मिनट, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, और हम करेक्शन फैक्टर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सी एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन ए। यहाँ से 1 प्लस एप्सिलॉन ए आ गया, ए एम अपॉन ए टी, और हमने डिफाइन किया करेक्शन वैल्यू क्या, ट्रू वैल्यू अपॉन मेजर्ड वैल्यू। तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम लेते हैं। मैं थोड़ा सा ये लेक्चर थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, मुझे पता है कि थोड़ा आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बट रिक्वायरमेंट इतना ही है। अगर आप इसको आराम से देखोगे बैठ करके, थोड़ा वीडियो आप पॉज कर लेना और उसके बाद आप इसको व्यू करना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अब हम इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है, एन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट विद स्केल रेंज ऑफ 0 to 8 वोल्ट मेजर द आउटपुट वोल्टेज ऑफ वैल्यू 6 वोल्ट, द नॉमिनल वैल्यू इज 4 वोल्ट, डिटरमाइन द एब्सोल्यूट एंड एरर एंड परसेंटेज रिलेटिव एरर। अब जो मैंने डिफाइन किया है आपको ऑलरेडी कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है और एब्सोल्यूट एरर में मेजर्ड वैल्यू क्या है और ट्रू वैल्यू क्या है, तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन में चेंजेस, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज लिखा हुआ है, अगर इस आउटपुट वोल्टेज की जगह पे अगर क्वेश्चन में यह लिखा हुआ रहे इंडिकेटिंग वोल्ट इंडिकेटिंग वैल्यू ऑफ वोल्टेज 6 वोल्ट, तो भी क्या हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं कि इंडिकेटिंग वैल्यू क्या है, मेजर्ड वैल्यू है, और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉमिनल वैल्यू इज 4 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि इंडिकेटिंग वैल्यू मतलब मेजर्ड वैल्यू को रेफर कर रहा है और नॉमिनल वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू को रेफर कर रहा है। और वी नो दैट अब हमें जो कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन में एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं डेल ए दैट इज इक्वल टू ए एम, या सॉरी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, डेल वी इज इक्वल टू वी एम माइनस वी टी। वी एम की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वी एम की वैल्यू जो है वो 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, और जो हमारे पास नॉमिनल वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू है वो 4 वोल्ट है। इक्वल टू क्या आ गया आंसर, 2। दिस इज एब्सोल्यूट एरर। और अगर हमें रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है दैट इज परसेंटेज ई वी दैट इज इक्वल टू वी एम माइनस वी टी अपॉन वी टी, तो 6 माइनस 4 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 2/4 दैट इज इक्वल टू 0.5%। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंट में वैल्यू दे देगा। तो इस तरीके से हम एरर एनालिसिस में पहला क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये,
और इस क्वेश्चन के तरीके से हम समझ सकते हैं कि मेजर्ड वैल्यू क्या है और ट्रू वैल्यू क्या है। बस एक फील दिलाना था मुझे कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू क्या है, और अगर एक कोई मीटर मेज़र कर रहा है किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को, तो उसमें एरर कैसे इंट्रोड्यूस हो सकता है और एरर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो उस एरर को डिफाइन करने के लिए मैंने एक छोटा सा एक प्रॉब्लम लिया, जिसके थ्रू हम ये कोशिश की समझने के लिए कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में अगर जो डिफरेंस है, जो डिविएशन है, तो उस डिविएशन के कारण रिलेटिव एरर क्या आता है। तो यहाँ पर रिलेटिव एरर क्या निकल के आ गया, लगभग 0.5 यानी कि 50% के आसपास ये एरर इंट्रोड्यूस हो गया है। अब हम देखेंगे टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर। एरर मुख्यतः जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। दे आर बेसिकली, एरर्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज ग्रॉस एरर, second is systematic error, and third one is random error. Again I am saying here types of error. In the types of error there are 3 types of error, that is gross error, systematic error, random error. Okay, and how we are just going to describe all this error with the source, because if there is an error in the system, that means there will be some source which is responsible for that particular error. So we are going to define that source also, and after that we will see what are the remedies, what are the concerns we have to take so that we can eliminate that particular error. Okay, so here number 1 is gross error, and this error mostly signifies human error, right? Human errors which are done by a human being, by an engineer, by an observer, or the person who is taking the readings, right? That person is responsible for this particular error, because while observing the reading, that person may just less the error, the value of the error which is shown in the instrument, and he can mention it differently, right? So जैसे कि अगर मैंने 6 वोल्ट इंस्ट्रूमेंट हमें मेज़र करके दे रहा है और कोई ऑब्जर्वर है मेरे जैसा या आपके जैसा, वो जो वैल्यू नोट कर रहा है वो 4 वोल्ट नोट कर रहा है, तो यहाँ पे जो 2 वोल्ट आ रहा है, दैट इज़ यहाँ पे जो एरर आ रहा है, यानी कि ये लोअर वैल्यू को सिग्निफाई कर रहा है, तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू 4 वोल्ट है और 6 वोल्ट होना चाहिए था ट्रू वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू, बट यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 4 वोल्ट, तो जो एब्सोल्यूट एरर आएगा जो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है वो नेगेटिव आएगा। तो एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इसको हम अपने अगली क्लासेस में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन टू व्हाट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस चैप्टर, राइट। इसके अलावा क्या हो सकता है ग्रॉस एरर में? ग्रॉस एरर में हो सकता है लूज कनेक्शन। क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में कॉइल का अरेंजमेंट होता है। अगर कॉइल हम टाइटली वाउंड नहीं करेंगे, किसी भी मैग्नेटिक उस पर अगर टाइटली वाउंड नहीं है कॉइल, तो उसके कारण कई सारे एरर आते हैं। तो वो लूज़ कनेक्शन मेरे द्वारा ही किया गया। अगर मैं मेज़र कर रहा हूँ, अगर मुझे इंस्ट्रूमेंट का लेट से कि इनपुट देना है और मैंने वायर को कनेक्ट किया और वायर को बहुत लूजली कनेक्ट किया है, तो उसके कारण जो एरर इंट्रोड्यूस होगा दैट इज़ ऑल्सो कम इन दिस ग्रॉस एरर, ठीक है। ये हो गया ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर को हमें रिड्यूस करना है एज अ रेमेडी ऑफ ग्रॉस एरर। व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक मल्टीपल रीडिंग्स, राइट। वी हैव टू टेक मल्टीपल रीडिंग्स टू गेट द प्रिसाइज एंड एक्यूरेट वैल्यू, और टू गेट द कंटिन्यूस दैट पर्टिकुलर वैल्यू टू रीड दैट ग्रॉस एरर। ये हो गया रेमेडी ग्रॉस एरर का। सिस्टमेटिक एरर क्या है? सिस्टमेटिक एरर सिस्टम के द्वारा एरर जनरेट किया जाना, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है, जो सिस्टम है, जो मैंने डेवलप किया है एरर को कैलकुलेट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उस पर्टिकुलर सिस्टम के कारण अगर कोई एरर आ रहा है, दैट एरर इज लिस्टेड इन सिस्टमेटिक एरर। Systematic error are basically of 3 types. First is, I will write here, let me change the color of this, and first
systematic error is instrumental error. Second one is environmental error. And third one is observational error. इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, ये तीनों सिस्टमेटिक एरर के पार्ट हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है वो भी मोस्टली 4 तरीके का होता है। मैं बस लिस्ट कर रहा हूँ, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारे एरर्स को थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे और हम प्रैक्टिकली भी देखने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इन सारे एरर्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि होता क्या है कि एज अ डिज़ाइन इंजीनियर हम जब भी कोई इक्विपमेंट को डिज़ाइन करते हैं तो हमें मतलब ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ एरर को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, बिकॉज सारे एरर्स को एलिमिनेट करना हमारे बस की बात नहीं है। कुछ एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, कुछ मशीन के कैलिब्रेशन में एरर आ जाता है, उन एरर्स को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ एरर सिस्टम में रहेगा ही। ठीक है, तो ये 4 तरीके के ये इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गए। ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक एरर विच कम्स इन द टाइप्स ऑफ एरर। और इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होता है वो भी 4 तरीके का होता है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो फर्स्ट हो गया दैट इज एजिंग इफेक्ट। नंबर सेकंड हो गया कैलिब्रेशन एरर। और जो नंबर थर्ड है वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी एरर। जो फोर्थ है दैट विल बी लोडिंग इफेक्ट। अब हम एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। एजिंग इफेक्ट कहने का मतलब क्या है। अगर सिस्टम में अगर मैंने मान लिया कि हमारे पास कोई एक स्केल है या एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर जो हम वायर या जो भी कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव है और एज के साथ साथ उसके टेम्परेचर की सेंसिटिविटी और इंक्रीज़ होते जा रही है, मतलब कि अगर थोड़ा सा भी 1 डिग्री चेंज हुआ टेम्परेचर में, आधा डिग्री चेंज हुआ टेम्परेचर में और उसके एरर में फ्लक्चुएशंस आने लगे, डिफरेंस आने लगे, तो हम क्या करेंगे, एज अ कॉशन, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स, एज अ डिज़ाइन इंजीनियर, आई विल नॉट सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। तो हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए कि हम कैसे एजिंग इफेक्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं, एजिंग इफेक्ट को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर मटेरियल को यूज़ करेंगे, ये भी डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सेकंड वन है क्या, कैलिब्रेशन एरर। कैलिब्रेशन एरर कहने का मतलब कि जैसे कि हम वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स को हम जाते हैं, जैसे डीवीएम होता है या पीएमएमसी हो गया या और भी कुछ डिवाइसेस हो गए, उन डिवाइसेस को अगर हमको लेट से कि हमें कुछ मेज़र करना है, उसके स्केल मुझे लीनियर चाहिए, लेकिन जो मैंने इंस्ट्रूमेंट ले लिया है फॉर एग्जांपल, उसका स्केल लीनियर नहीं है, यहाँ पे ये क्रैम्ड है, उसके बाद ये यूनिफॉर्म है, इसके बाद वापस से लास्ट में ये क्रैम्ड है। अगर ये दोनों लास्ट में और एंड में क्रैम्ड है, इसका मतलब इसका स्केल क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल है। बट मुझे तो लीनियर स्केल पे मेजरमेंट करना है, तो हमें क्या करना है, एज ए इंजीनियर कैलिब्रेट करना है चीज़ों को कि लीनियर और नॉन लीनियर में फ़र्क समझ में आना चाहिए एक इंजीनियर को ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो दैट इज़ नोन एज कैलिब्रेशन एरर विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर। तीसरा है फ्रीक्वेंसी एरर। फ्रीक्वेंसी एरर में क्या होता है, अगर हम जो पॉइंटर है हमारा, लेट्स से दिस इज़ द पॉइंटर, ये पॉइंटर का वेट अगर बहुत ज़्यादा हो गया, इसका अगर वेट ज़्यादा हो गया तो इसकी सेंसिटिविटी रिड्यूस हो गई। कहने का मतलब है कि ये पॉइंटर अगर लेट्स से कि 0.5 वोल्ट 0.5 एम्पियर भी अगर करंट इसमें इंट्रोड्यूस किया गया होता तो ये 0.5 एम्पियर के लिए भी इसमें एक डिफ्लेक्शन आता। लेकिन अभी क्या होगा, वेट ज़्यादा होने के कारण ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा और ये शो नहीं करेगा। तो अगर जब इस पर्टिकुलर सिस्टम में अगर 1 एम्पियर करंट गया तो इसका डिफ्लेक्शन 0.5 एम्पियर होगा। इसका मतलब ये 0.5 एम्पियर से लैग कर रहा है, ये 0.5 एम्पियर कम शो कर रहा है मुझे। तो इस तरीके के एरर जो आएंगे सिस्टम में ड्यू टू द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल,
which we are using in the pointer will introduce frequency error. फ्रीक्वेंसी एरर को रिड्यूस करने का मतलब है कि हम वेट को घटाएं। इसका मतलब हम एल्युमिनियम या किसी और जो लाइट वेट कंडक्टर्स है उसका इस्तेमाल करते हैं पॉइंटर्स को बढ़ाने के लिए, जिससे मेरे पास क्या होता है, टॉर्क टू वेट रेशियो जो होता है ये हाई हो जाता है। इसको भी हम अगेन कल डिस्कस करेंगे। इसके बाद है लोडिंग इफेक्ट। अब आप बताओ कि अगर मैं एक मेजरिंग डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ फॉर मेजरिंग सम पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, लेकिन अगर वो डिवाइस खुद पावर कंज्यूम करने लगे तो इसका मतलब है कि सिस्टम में लॉस होने लगेगा, जो कि डिज़ायरेबल नहीं है। अगर सिस्टम में लॉस होने लगेगा और वो डिज़ायरेबल नहीं है तो उस इफेक्ट को हम कहते हैं लोडिंग इफेक्ट। इसलिए हम क्या करते हैं कि एमीटर से अगर हम करंट को मेज़र करना होता है तो हम एमीटर को सीरीज़ में लगाते हैं, और सीरीज़ में लगाते वक्त हम ये ध्यान रखते हैं कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बहुत कम हो, बहुत स्मॉल हो, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इसके कारण लोडिंग इफेक्ट ना हो, कोई वहाँ पे रेजिस्टेंस के कारण कोई वहाँ पे ड्रॉप ना हो, कोई वहाँ पे हीट डेवलप ना हो, तो वो हो गया लोडिंग इफेक्ट। तो ये चारों जो इफेक्ट, जो एरर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं सिस्टम में, ये चारों एरर जो है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर आते हैं। सेकेंड है इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर अगेन दो टाइप का होता है। पहला होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। टेम्परेचर के कारण जो एरर इंट्रोड्यूस होता है उसके कारण क्या हो सकता है, अगर मान लो कि हमारा जो कॉइल है जो हम मेजरमेंट में यूज़ कर रहे हैं वो कॉइल कॉपर का है, और कॉपर जो है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर जो कॉपर है वो टेम्परेचर के साथ साथ उसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका मतलब है कि वहाँ पे पावर डिसिपेशन होगा, वहाँ पे लॉसेस होंगे जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक स्वैम्पिंग रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर के एरर जो इंट्रोड्यूस हुए हैं उन एरर्स को रिड्यूस करने के लिए। तो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, वो मैग्नीन का बना होता है, और इस रेजिस्टेंस को हम कॉइल के साथ, अगर लेट से ये कॉइल है इसके साथ सीरीज़ में लगा देते हैं, ठीक है। ये कॉइल का अपना रेजिस्टेंस आर है, ये आर स्वैम्प है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है और इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इसकी हाई होने के कारण क्या है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस, जो डोमिनेंट रेजिस्टेंस है वो आर स्वैम्प रेजिस्टेंस हो जाएगा, और चूंकि इसका अल्फा का वैल्यू बहुत कम है, 0 के आसपास है, तो टेम्परेचर पे ओवरऑल सिस्टम का इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यहीं पे आता है लेंथ, और यहाँ पे होता क्या है कि अगर ये स्वैम्प रेजिस्टर हमने लगाया सर्किट में, इसके कारण टेम्परेचर को तो हमने मिनिमाइज कर लिया, लेकिन साथ ही साथ चूंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई है तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और जब करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी जो कि डिजायर्ड नहीं है, तो फिर हम पर्टिकुलर आगे जाके जो अरेंजमेंट करते हैं दैट इज़ मल्टीपल सेटिंग, जो हम करते हैं मल्टीपल सेटिंग, एक्सटर्नल मल्टीप्लायर और इंटरनल मल्टीप्लायर करते हैं, जिसके कारण हम करंट और वोल्टेज के रेंज बढ़ाते हैं। वो यहाँ से वो लॉजिक आता है कि हम ऑलरेडी कुछ एरर तो रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी हम एरर को रिड्यूस करते हुए कुछ और एरर या कुछ और नॉन डिज़ायरेबल आउटपुट को जनरेट कर रहे हैं, जिसको भी हमें रिड्यूस करना है। तो उसके कारण सर्किट के अरेंजमेंट को हम और इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो उसको हम और नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कॉइल है उसके अंदर अगर ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सटर्नली भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को कोई हार्म ना करे, उसके ऊपर कोई अपना इफेक्ट ना प्रोड्यूस करे, उसके कारण हम क्या करते हैं, एक फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक शील्ड का यूज़ करते हैं, जो कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है। और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होने के कारण जो शील्डिंग होती है उसका इफेक्ट नहीं पड़ पाता है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड पे। वो कुछ इस तरीके का होता है। वो कुछ इस तरीके का होता है। ये हो गया हमारे यहाँ पे इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये जो मटेरियल यूज़ होगा यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। अर्लियर मैंने कहा आपको कि हमें जब भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है तो हमें मटेरियल साइंस को अपना फाउंडेशन ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट्स बन रहे हैं अल्टीमेटली वो मटेरियल से ही बन रहे हैं। तो मटेरियल के अंदर जो कंडक्टर है
जो भी कंडक्टर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि सब कुछ जो जनरेशन है, जो भी हम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म में जो कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही करते हैं। तो इसलिए हमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ का पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है वो है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर होता है पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर कहने का मतलब कि अगर लेट से कि आप वाटर के अंदर चले जाओ और कोई एक ऑब्जेक्ट जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है आप वाटर पे रख दो, अगर आप उसको व्यू करोगे अंदर से तो आपको वो ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ पे बट वो दिखाई देगा यहाँ पे, मतलब लाइन ऑफ विजन में डिफरेंस आएगा। तो वहाँ पे हम डिफाइन करते हैं पैरेलैक्स एरर को। और पैरेलैक्स एरर कहने का मतलब क्या है कि अगर ये स्केल है तो ये स्केल एग्जैक्टली इसके जो स्केल है और पॉइंटर एग्जैक्टली अलाइन नहीं होता। अलाइनमेंट नहीं होने के कारण जो शेडो पड़ता है वो डिफरेंट शेडो पड़ता है, मतलब एक पॉइंट आगे एक पॉइंट पीछे। मतलब कोई एक ऑब्जर्वर उस साइड से देख रहा है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को, तो उसको वैल्यू अगर 6.3 वोल्ट दिख रही है और मैं अगर इधर से देख रहा हूँ और मुझे ये वैल्यू 6.1 वोल्ट दिख रही है, तो इसका मतलब है ये एरर है। बट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एरर आप बोलोगे ह्यूमन के कारण है, लेकिन ये ह्यूमन के कारण नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पे पॉइंटर और स्केल एक दूसरे से अलाइन नहीं है, जो कि एक रिक्वायरमेंट है। अगर ये अलाइंड होंगे तो इसके कारण भी फ्रीक्वेंसी एरर इंट्रोड्यूस होगा। इसलिए ये रिक्वायरमेंट है इंस्ट्रूमेंट का कि ये दोनों अलाइन ना हो, और अलाइन नहीं होने के कारण जो पैरेलैक्स एरर इंट्रोड्यूस होता है तो वो एरर भी सिस्टमेटिक एरर के अंदर में ही आता है। और सिस्टमेटिक एरर के किस एरर के अंदर में आता है? ऑब्जर्वेशनल एरर के अंदर में आता है। इसके बाद जो थर्ड एरर है हमारा वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर कहने का मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं और लगातार हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उसके बाद भी जो वैल्यू है वो डिफरेंट आ रही है। वैल्यू डिफरेंट आने का मतलब क्या होगा कि कोई एक पर्टिकुलर रीज़न के कारण या किसी एक पर्टिकुलर काउज के कारण वो एरर सिस्टम में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। वो एरर में भी ग्रॉस एरर भी हो सकता है, वो एरर सिस्टमेटिक एरर भी हो सकता है, और उन दोनों एरर का एमलगमेशन होने के कारण वो रैंडम एरर की कैटेगरी में आता है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगा, और आई होप कि आपको आज के लेक्चर में कुछ एक अच्छे फंडामेंटल्स और बेसिक्स का पता चला होगा। इसको हम डिटेल में जा कर के कल डिफाइन करेंगे और कल हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, एंड आई होप टू कम यू बैक, और बाय बाय।